हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल प्रॉपर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13। आपको बता दूं कि हमने परचेज बुक की वीडियो बना रखी है, सेल्स बुक की, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की जो वीडियो है ये जनरल प्रॉपर का हम क्वेश्चन 13 से समझेंगे, जो आपकी बुक में है टी एस अग्रवाल। क्लोजिंग एंट्री किस तरह से पास करते हैं जनरल प्रॉपर में, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई क्लोजिंग एंट्री की बात कर क्या रहा है ये। देखिए, हमारे जो अकाउंट होते हैं ना, वो लगभग 5 कैटेगरी के होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी वाला अकाउंट, है ना, एक होता है हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसके बाद इनकम एंड गेन्स, कैपिटल, ये सब अकाउंट्स होते हैं हमारे, इस कैटेगरी के अकाउंट होते हैं। और एसेट होता है, लायबिलिटी होती है, खर्चे वाले अकाउंट होते हैं, इनकम वाले, यही वाले अकाउंट होते हैं। बस होता क्या है कि ये जो एक्सपेंसेस और लॉसेस वाला अकाउंट रहता है, इसको हम बंद कर देते हैं हर साल। एक्सपेंसेस लॉसेस वाले जो अकाउंट होते हैं ये नए खुलते हैं हर साल। ठीक है, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम वाले जो अकाउंट है ये हर साल नए खुलते हैं, हर साल। और एसेट लायबिलिटी कैपिटल, इनके अकाउंट को हम बंद नहीं करते, अगले साल बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं अगले साल। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ होती है। तो अकाउंट को बंद नहीं करा जाता, तो इसीलिए देखो ये 1 साल के अकाउंट होते हैं सिर्फ, क्योंकि खर्चे हर साल नए नए होते हैं, इनकम हर साल नई होती है। तो इसलिए हर साल की आपको खर्चे निकालने पड़ते हैं, हर साल की इनकम निकालनी पड़ती है, और ताकि आपको निकालना पड़ता है प्रॉफिट निकालने के लिए। तो प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए आप क्या करते हो, इन सभी खर्चे और इनकम को लेते हो, इन अकाउंट को बंद कर देते हो, और कहाँ डाल देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, साल की एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देते हो। या फिर अगर कोई खर्चा ऐसा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का है, तो उसको पहले डालते हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे खर्चे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे और इनकम आती है। मैन्युफैक्चरिंग या फिर कह दो फैक्ट्री वाले, जो फैक्ट्री वाले खर्चे या फैक्ट्री वाली इनकम होती है ना, वो आती है पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट जब बन जाता है, उसका फिर हम प्रॉफिट और लॉस जो पता करते हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बाकी जितने भी बचे खर्चे और इनकम आ जाती है। फिर जाके हम प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं कि साल के एंड में हुआ कितना। तो इसलिए ये अकाउंट्स को हम अगले साल ट्रांसफ़र नहीं करते, बंद करके कहाँ डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ताकि मैं प्रॉफिट और लॉस पता कर सकूँ। और ये एसेट और लायबिलिटी का क्या करते हैं, इनके अकाउंट को वैसे का वैसे रखते हैं। एसेट लायबिलिटी कैपिटल को हम वैसे का वैसे रखते हैं, क्योंकि इसके बैलेंस हर साल हम नहीं बदलते, ट्रांसफ़र होता है। इसका बैलेंस अगले साल ट्रांसफ़र हो जाएगा। एसेट बेस थोड़ी देंगे हम, एसेट बिजनेस में पड़ा रहेगा, लायबिलिटी बेस थोड़ी देंगे, कैपिटल वैसी की वैसी रहेगी। बट ये 2 अकाउंट का हम सीन करते हैं। तो ये क्लोजिंग एंट्री जो होती है ना, इन 2 की पास करते हैं, तो इसी की एंट्री करने वाले। तो देखो, हमने पहले फॉर्मेट बना लिया, ये इन द बुक्स ऑफ, वहाँ पर लिखो राम लिखा हुआ है, राम। और देखो 31 मार्च को ही पास होगी सारी एंट्री है। क्लोजिंग एंट्री कब होती है, 31 मार्च को, जिसमें खर्चे और इनकम वाले अकाउंट बंद करते हैं हम। जर्नल प्रॉपर लिख दिया, जर्नल का ही फॉर्मेट बनाना है, आपको पहले से आता है जर्नल का फॉर्मेट, तो यही बनाना है। ठीक है, अब देखो, अब आपको छांटना है इसके अंदर कि भाई अगर कोई एसेट है या लायबिलिटी है या कैपिटल है, उसका कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो फ्री होल्ड प्रेमाइसिस, ये प्रेमाइसिस होता है कि कोई ना कोई आपके फर्नीचर वगैरह कोई बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये आपका एसेट है। एसेट का कुछ नहीं करते, एसेट को बंद नहीं करते। ये 30,000 रुपये का बैलेंस अगले साल 30,000 रुपये ही ट्रांसफ़र होगा, तो 31 मार्च को बंद नहीं करेंगे इसको। प्लांट एंड मशीनरी को बंद नहीं करेंगे, ये एसेट होता है। एसेट तो वैसी का वैसी रहेगा। सन्ड्री डेटर, डेटर से पैसा 25,000 रुपये लेना था 31 मार्च तक, अगले साल भी तो 25,000 लेना है। ये थोड़ी कि 25,000 रुपये डेटर बंद कर देगा अकाउंट, नहीं, तो ये एसेट को बंद नहीं करेंगे। लेकिन परचेज, अब देखो ये इसका क्या करते हैं, परचेज आपका किस लिए करते हो, ताकि आप फैक्ट्री में सामान बना सको। आपने कोई पीछे से
रॉ मटेरियल खरीदा ताकि फैक्ट्री में सामान बनाता हूँ, ये फैक्ट्री वाला खर्चा है। परचेज कौन सा खर्चा है? फैक्ट्री वाला। तो फैक्ट्री वाले खर्चे कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। देखो मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ कि किस किस टाइप के खर्चे इसके अंदर आएंगे। जैसे आप, अगर मैं खर्चों की बात करूँ तो ऐसे खर्चे आएंगे, जैसे कि परचेजेस, लेबर को अगर मैंने वेजेस दी है, मजदूरी, लेबर को, एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जाता है। अगर लेबर को कुछ दिया है तो वो वेजेस कहते हैं उसे, लेबर को मजदूरी दी है। परचेज करते हुए मैंने कोई रिक्शे का किराया दिया, जिसे हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड्स आएगा, ये खर्चा होता है, ठीक है, कैरेज इनवर्ड। मैंने अगर ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा किया है, वो फ्रेट बोलते हैं, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड्स भी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। इनकम की बात करें तो, या फिर कह सकते हो आप देखो फैक्ट्री का रेंट दिया, फैक्ट्री का रेंट दिया वो भी इसमें आएगा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस दिया वो भी इसके अंदर आता है, फैक्ट्री की कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया वो भी इसके अंदर आएगा, फैक्ट्री का, ध्यान रखना, ऑफिस का नहीं, ऑफिस का खर्चा यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट लॉस में। इनकम की बात करें तो इनकम देखिए होती है हमारी, जैसे कि आपका कोई स्टॉक बच गया, तो स्टॉक बच गया तो उसको अगले साल आप यूज करोगे, वो आप इनकम बना देते हो, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है? हमारी एक तरह की इनकम। हालांकि ये इनकम नहीं होती, आप इसको इनकम बनाते हो, साथ में एसेट भी बनाते हो, दो चीजें होती है। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली साल के एंड में बच जाता है, तो उसको हम, क्योंकि स्टॉक निकला कहां से था? वो परचेज से निकला था। तो होता क्या है कि वो स्टॉक आपका जो पहले आपने परचेज किया था उसमें से कुछ बच गया, तो वो क्या करते हो आप, उसको आप इनकम साइड पर दिखा देते हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो इनकम बना देते हो और साथ में एसेट भी दिखाते हो। इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, इसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री करते हो आप क्लोजिंग स्टॉक की, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डालते हो, क्योंकि ये परचेज से निकला था। परचेज इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस यानी कि डेबिट साइड पे था। ट्रेडिंग अकाउंट देखो कैसे बनता है, ये आप ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाना सीखोगे ना, वो अपने आखिरी चैप्टर में सीखोगे। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे होते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम आती है। अब आपने कोई परचेज किया, अब इसमें से कुछ स्टॉक बच गया तो एकदम से पता नहीं चलता, साल के एंड पता चलता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इस साइड पे परचेज में से आप माइनस नहीं करते, आप क्या करते हो, स्टॉक बच गया तो क्रेडिट साइड में दिखा देते हो क्लोजिंग स्टॉक, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम बन गई। बट आपने एक ट्रीटमेंट करा क्लोजिंग स्टॉक दिखाने का, फिर क्लोजिंग स्टॉक आपका गिवन होता है, नीचे लिखा होगा, मतलब क्वेश्चन में नीचे लिखा होगा एडजस्टमेंट में कि भाई आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका मान लो 5,000 रुपये साल के एंड में बच गया, तो आप एक तो 5,000 रुपये क्रेडिट साइड पे यहाँ पर दिखा दोगे। लेकिन मेरे भाई इसका दूसरा ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर 5,000 रुपये इनकम साइड पे दिखा दिया तो कहीं पे दूसरी साइड पे भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका दूसरी साइड पे नहीं दिखाओगे तो आपका जो है, जैसे आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा होगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या कहता है, हर चीज के दो ट्रीटमेंट करने होते हैं, और वहां पर आप शायद आपने क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा भी होगा। अगर आपने एक जगह ट्रीटमेंट कर दिया तो दूसरी जगह भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का कहीं और ट्रीटमेंट नहीं हो रखा, तो उसको आप एसेट भी बना देते हो। आपने 5,000 रुपये इनकम दिखाई और साथ में एक जगह पे एसेट भी बना दोगे, जिससे आपका दोनों चीजें बराबर आएगी, यानी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बराबर आएगी। ये आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में, है ना। एक जो आपने एक साइड पे आपने एसेट दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ लिख दोगे एसेट साइड पे 5,000, और एक जगह पे आपने इनकम दिखा दी और इनकम का जाती है कैपिटल में, तो देखो तभी तो अकाउंटिंग बराबर होगी। अगर आपने यहाँ पर सिर्फ कैपिटल यानी कि इनकम में दिखा दिया 5,000 रुपये और यहाँ कुछ दिखाया नहीं एसेट में, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चीज़ करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आता है, सेल्स आती है, यानी कि सामान को बेचा, तो सामान को बेचना मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इनकम होती है, क्योंकि सामान बना के बेचा आपने। तो इस तरह से करेंगे। अब देखो ध्यान से, परचेज आ गया, तो अब परचेज को कहाँ डालना है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और आपको जैसे मैंने बताया कहाँ डालना है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड पे खर्चे आते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। तो यहाँ मार्च 31 लिखेंगे, ठीक है, और हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अभी रुक जाओ, बहुत सारी चीजें आ सकती है, और यहाँ लिखेंगे टू परचेजेज अकाउंट, यानी कि परचेजेज अकाउंट को आपने ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो आप ये भी कह सकते हो कि
आपने परचेज अकाउंट को बंद कर दिया, क्योंकि जब आपने परचेज किया था सामान तो आपने एंट्री ऐसे करी होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस अकाउंट को बंद करना तो कैसे करूँगा, इसको क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। अब इस अकाउंट को बंद करना है तो क्या करूँगा, इस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट। इस तरह से करा है। अभी हो सकता है कि कुछ और भी चीज़ें आए, तो अभी सीधा अपने अमाउंट नहीं लिखनी, अभी हो सकता है कि और भी चीज़ें आ सकती है। सेल्स, देखो सेल्स आ गई, सेल्स आपका तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे जाएगा, यानी कि इनकम है। देख लो कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और क्या क्या आ सकता है। देखो कैरेज इनवर्ड आ गया ना, कैरेज इनवर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि ये परचेजेस से रिलेटेड आपने जो खर्चा किया था, आपने रिक्शा किराया दिया था। एक कैरेज आउटवर्ड होता है, ये सेल के बाद ही होता है, यानी कि जब सेल हो गई तो सामान किसी और के पास डिलीवर करना था तो आपने खर्चा कर दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। ध्यान रखना ये बात। कैरेज इनवर्ड जो होता है ना, वो आता है सिर्फ कैरेज इनवर्ड, क्योंकि परचेज करते हुए, यानी कि सामान आपके, इनवर्ड का मतलब क्या है, आपके पास आ रहा था तो आपने रिक्शे का किराया दिया। और आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, किसी और के पास जा रहा था, सेल करा था आपने सामान तो आपने खर्चा किया, तो आपने सेल करने वाला खर्चा नहीं लेना, कैरेज इनवर्ड लेना। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू, ये भी अकाउंट बंद कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये भी खर्चा है तो डेबिट साइड पे डालते हैं टू कैरेज इनवर्ड। खर्चा डेबिट होता है तो डेबिट वाला जो कोई भी अकाउंट बंद होगा तो वो क्रेडिट करके ही बंद होगा, तो ये भी आ गया। और देख लो कि और तो नहीं आ रहा कुछ। वेजेस आ गया, देखो वेजेस आ गया, वेजेस भी आपका कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, टू वेजेस अकाउंट। तो ये 5,000 रुपये वेजेस थी, कैरेज इनवर्ड आपके 375 दे रखे थे, परचेज आपकी दे रखी थी 37,500 दे रखी थी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता तो आपको, यहाँ पर सिर्फ परचेज के अलावा और भी चीज़ आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल पिछले जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो अगले साल क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो कई बार आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दे सकता है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका खर्चे में लेना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि भाई आपका पिछले साल का कोई स्टॉक बचा हुआ था, तो इस साल आपको कोई स्टॉक खरीदना नहीं पड़ा, बट खर्चा तो मेरे ख्याल में है ना, वो खर्चा तो है। ओपनिंग स्टॉक बेसिकली क्या है कि पिछले साल का कोई स्टॉक बचा हुआ था, आपको खरीदना नहीं पड़ गया, लेकिन मेरे भाई उसको यूज़ कर रहे हो सामान को बनाने के लिए, तो खर्चे में ही गिना जाएगा वो, ठीक है। भले ही आपको वो खर्चा करना नहीं पड़ा, बट वो खर्चा हुआ तो था ना पहले कभी, तो इसलिए वो आपका यूज़ कर रहे हो सामान को बनाने के लिए स्टॉक को, तो वो ओपनिंग स्टॉक खर्चे में आएगा। अगर कोई सामान यूज़ नहीं हुआ, बस सामान को मतलब कोई सामान यूज़ नहीं हुआ पूरे साल, वो क्लोजिंग स्टॉक की कैटेगरी में आएगा, लेकिन जो सामान यूज़ हुआ वो एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ओपनिंग स्टॉक है नहीं आपके अंदर, तो इसमें कुछ नहीं करना। बाकी और देख लेते हैं कि और क्या क्या दे रखा है आगे। कैपिटल अकाउंट, इसका कुछ नहीं करना अभी। बिल रिसीवेबल कुछ नहीं करना। ट्रेड एक्सपेंसेस, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा। ट्रेड यानी कि कोई सामान बेचने के लिए, देखो ओपनिंग स्टॉक आ गया ना, तो ओपनिंग स्टॉक आ गया तो टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ये लिखेंगे 22,075 से। और देखते हैं, देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इसका भी बाद में करेंगे। कैश इन हैंड यानी कि कैश का बैलेंस, कैश एट बैंक यानी कि इसका कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर अभी इसकी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट वाली तो यही एंट्री होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं बीइंग ऐसे लिख दो, सीधा सिंपल लिख दो, बीइंग ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, देखो जैसे मैंने को बताया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा वो सब कहाँ डाल दूंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो प्रॉफिट आएगा वो होता है असल में प्रॉफिट। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस। ये कैसा निकाला जाएगा, प्रॉफिट कैसा निकाला जाता है, खर्चे में से इनकम माइनस करके। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के जो जितने भी खर्चे हैं ये वाले, उसमें से सारी जो इनकम है उनको माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देना है। तो पहले तो अभी हमने खर्चे ट्रांसफर कर दिए, अब हम इनकम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड पे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है। और इनकम जैसे मैंने बताया ज़्यादातर क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ये वाली इनकम। तो देखो कहाँ का लिखा हुआ है ये, अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं, सेल्स
देखो सेल्स कहाँ दे रखी है, अगर आप ध्यान देखो ये परचेज है, ये रही सेल्स 95,000, तो यहाँ पर लिखेंगे अब ये तो मार्च 31 को सही एंट्री होगी। देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट लिखूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो इनकम सारे क्रेडिट होती है, उसके अकाउंट सारे बंद हो गए डेबिट करके। ध्यान रखना, इनकम वाले अकाउंट सारे क्रेडिट होते हैं, तो अकाउंट कैसे बंद हो गए, डेबिट करके। तो ये आ गई 90। इसको पहले टोटल कर लेते हैं ऊपर भी, इसका टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 64,950। सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया। ऐसे देख लेते हैं अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 पे, ये भी जाएगा, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 पे, ठीक है। और लिखेंगे फिर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो जाएगा 1,05,000 पे। तो ये हमारा चला गया। अब लिखते हैं यहाँ पर बीइंग, वही सिंपल लिख दो, अभी ज़्यादा कोई मुश्किल लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल दिया, डेबिट साइड में डाल दिया था, तो ये खर्चे थे, ये इनकम है, तो खर्चे में से सिंपल टोटल माइनस करेंगे, यानी कि 64,950 तो खर्चा है, इनकम हमारी 1,05,000 में पड़ी हुई है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ निकाल लो भैया। 1,05,000 रुपये की तो आपकी इनकम है और 64,950 का खर्चे हुए थे, तो इनकम कितने की हुई तो वो हम निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा कितना आ गए, तो ये आ जाएगा 4,0050, 40,050 रुपये। तो इसकी इनकम आ गई, और इनकम क्रेडिट होती है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम का मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम हमेशा क्रेडिट। तो अगर इनकम को मुझे ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट की, तो मुझे इसको डेबिट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। किसी चीज़ को अगर इनकम को ट्रांसफर करना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट। इनकम को ट्रांसफर करना है ना मुझे, यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी है इसकी, इनकम को लगा क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसको अगर मुझे ट्रांसफर करना है इनकम को, तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके ट्रांसफर होगी ना। तो 40,050 रुपये। और कहाँ डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो यहाँ लगूगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे लिखेंगे, समझ गए। तो यहाँ लिखते हैं बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट, इसको जीपी बोलते हैं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि PNL अकाउंट, ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे जाते हैं उसको ट्रांसफर करेंगे। देखो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी खर्चे इनकम थी वो ट्रांसफर कर दी, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे और इनकम ट्रांसफर हो सकते हैं वो करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बाकी बच गए खर्चे सारे, और बाकी जो जितने भी इनकम बच गई वो कहाँ जाएगी, वो सारी प्रॉफिट लॉस हो जाएगी। भाई सारे खर्चे को बंद करना है ना आपने, सारे खर्चे वाले अकाउंट को और सारे इनकम वाले अकाउंट को बंद करना है। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग वाले और मैन्युफैक्चरिंग वाली इनकम तो बंद कर दी, बाकी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस सिंपल ऐसे समझना है, यानी कि ऑफिस के खर्चे, सेलिंग वाले खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ऑफिस जितने ज़्यादा सारे ऑफिस के खर्चे होते हैं वो बाकी जाएगी। तो देखो बाकी जितने भी है, अब वैसे ही करना है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया था, खर्चे डेबिट साइड पे आते हैं, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे। तो वही करो, मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ही करना है, ठीक है ना, इसमें भी वही करना है। तो यहाँ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ भी डेबिट ही करना है, खर्चे तो डेबिट साइड पे आते हैं ना, ठीक है। तो देखिए अब कौन कौन से खर्चे बाकी बच गए। देखो ये खर्चा नहीं होता, परचेज हो गया, सेल हो गया। डिस्काउंट डेबिट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने जनरल एंट्री में देखा होगा, डिस्काउंट को डेबिट कब करते हैं, जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो हमारे लॉस होता है, हमारे लिए खर्चा होता है। तो डिस्काउंट जब हम देते हैं तो डेबिट करते हैं, और क्रेडिट कब करते हैं, जब किसी से डिस्काउंट मिलता है। वो आपने एंट्री करी होगी जरूर, सेटलमेंट वाली, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये वो है। डिस्काउंट रसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, ये वो है। तो अलाउ तो खर्चा होता है,
लेकिन रसीव खर्चा नहीं होता। तो डिस्काउंट तो डेबिट हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट, ये जो अलाउड वाला अकाउंट है ना, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये डिस्काउंट अलाउड हमने करा था, ये वो वाला है, वो डिस्काउंट अलाउड हमने ये खर्च, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट दे रखा है 150 रुपये का, तो यहाँ पर कर देते हैं फिर 150 रुपये ट्रांसफ़र। अब सिर्फ 150 रुपये ना कर देना, और भी चीज़ें तो आएगी, ऐसा नहीं तो खाली 150 रुपये यहाँ भी लिख दिए, और भी तो आएगा खर्चा, एक ही खर्चा थोड़ी तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और भी है। ठीक है, डिस्काउंट क्रेडिट वाला जो यानी कि रिसीव है, ये नहीं आएगा, ये तो आएगा लेकिन अभी खर्चे में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वेजेस, बैड डेट्स। ये बैड डेट्स पता क्या होता है? बेसिकली बैड डेट्स भी खर्चा होता है, और ये खर्चा बेसिकली ऐसा होता है जो कि ये भी कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला खर्चा नहीं है, बस डेटर का पैसा नहीं आ पाया, ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालते हैं, तो खर्चा है ये भी। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेट्स अकाउंट, इसको भी तो टू बैड डेट्स 750 रुपये, ये भी आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सैलरी, सैलरी देते हैं ऑफिस के एम्प्लॉय को, और वेजेस देते हैं मजदूरी यानी कि फैक्ट्री वाले जो लेबर होती है, तो सैलरी यहाँ पर आता है ऑफिस वाले खर्चे। तो टू सैलरी अकाउंट 3600 रुपये, ये लिखूँगा मैं। ठीक है, टू सैलरीज अकाउंट 3600 रुपये, ये आएगा। अब देखो अगला क्या था, कमीशन क्रेडिट लिखा हुआ है। जब भी कमीशन क्रेडिट है, इसका मतलब है इनकम है मेरी, वो क्रेडिट हमेशा इनकम होती है, डेबिट हमेशा खर्चे होते हैं। ठीक है, तो कमीशन क्रेडिट का मतलब कमीशन आपको मिली, भैया मिली है वो थोड़ी आएगी, मिली है आएगी लेकिन खर्चों में थोड़ी आएगी। ठीक है, और ये देखोगे बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, ये नहीं आने वाली। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस ये आएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बेसिकली आपका सामान बेचने, मतलब खरीदना बेचने वाले जो एक्सपेंस होते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सामान बेचने के बाद ही होते हैं, यानी कि ऑफिस वाले समझ लो। तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस ये भी आएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस देखो 2550, बस और कुछ नहीं आएगा खर्चों में। तो बिल, राम्स, लोन अकाउंट, ये सब ये आपकी लायबिलिटी एसेट वगैरह चीज़ें होती है, ये कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ये आ गया, इसको अब टोटल करते हैं, इसको करते हैं अब टोटल। टोटल करेंगे, देखो ये आ गया 100 रुपये, सॉरी 1000 रुपये, 1000 और 3600 4600। ठीक है, 4600, सॉरी ये 900 पे आ गया, 900 और 3600 4500, 4500 और 2550 कितना होता है? 7050। तो ये आ गया प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ लिखिए बीइंग ट्रांसफर टू, लिखने की जरूरत नहीं बीइंग को, ये कौन सा ट्रांसफर कर रहे हैं, बीइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकलता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट का मतलब हो गया कि सारे खर्चे, सारे इनकम ले लिए, नेट इसे कहते हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इनकम ट्रांसफर करने के लिए हम अगले पेज पे करेंगे। तो पहले हम इसका जर्नल को थोड़ा सा अगले पेज पे ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं और लिखते हैं CF यानी कि कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं। तो एक बार टोटल निकालते हैं पहले, तो उसका जो टोटल निकाला वो आ रहा है 2,17,050। तो ये भी 2,17,050 ही आएगा। अब इस टोटल को हम अगले पेज में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब अगले पेज में ट्रांसफ़र करेंगे तो आएगा अब टोटल BF यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड, तो आएगा 2,17,050, ऐसे यहाँ पे भी। ठीक है, लिख दिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो वो वाली एंट्री है ना, यानी कि इनकम को ट्रांसफर करते हैं। अभी हम साथ समझ चुके हैं सारा का सारा। इनकम ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट लॉस का ऐड होगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का ऐड हो रहा था। जैसे यहाँ पर जब हमने इनकम ट्रांसफर किया था ट्रेडिंग अकाउंट का ऐड किया था, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम आने वाली है। देखो डिस्काउंट रसीव वाला, क्रेडिट वाला, ये आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट, ये डेबिट होगा। ठीक है, इनकम सारी, क्योंकि ट्रांसफर कर रहे तो इनकम सारी डेबिट होगी। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ था तो आप क्रेडिट करते हो, 175 से आएगा। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड। और देखते हैं हमारा अच्छा, एक खर्चा तो रह ही गया, कैरेज आउटवर्ड भी तो खर्चा था, ये तो रह ही गया था।
इसको भी तो लिखेंगे, तो ये भी आना था, ये भी लिखेंगे। चलो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर ही, इसको भी यहीं पे लिख देते हैं, टू कैरेज आउटवर्ड, कि ये हमने बताया था ना कैरेज इनवर्ड तो वहाँ आता है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट 600 रुपये, तो कुछ दिक्कत नहीं, 600 रुपये तो बढ़ जाएगा, यहाँ पर 600 रुपये बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी 600 रुपये बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखिए हमने डिस्काउंट रिसीव कर दिया है डेबिट, और देखते हैं कि हमारे कौन कौन सी इनकम है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वो है कमीशन, कमीशन क्रेडिट है, यानी कि ये हमारी इनकम थी, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट मैंने खोला होगा, तो इनकम क्रेडिट थी तो उसे ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, तो यहाँ लिखिए डेबिट साइड पे, तो यहाँ लिखिए कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट बेसिकली 2125 है, ठीक है, अमाउंट आपकी 2125 है। उसके बाद और हमारे कोई इनकम हमें लग नहीं रही है, यहाँ पर कोई ऐसी इनकम नहीं है जो कि आपकी आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि सारी जो भी फालतू की बाकी इनकम थी वो डाल दी थी, तो परचेज सेल डिस्काउंट सन्ड्री क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होती है, कैरेज ऑर्डर डाल दिया, वेजेस हो गई, सब कुछ हो गया। अब कुछ नहीं करना, बस के लिए हम यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ डाला इसको हमने, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो आएगा ये 2300, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं नेट प्रॉफिट, यहाँ पर निकलता है नेट प्रॉफिट। तो अब नेट प्रॉफिट निकालते हैं ज़रा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जब ग्रॉस प्रॉफिट आया था तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया था, क्योंकि प्रॉफिट आता है वो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट हमारी इनकम होती है तो क्रेडिट होती है वो, तो उसे ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हम वही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ही करेंगे यहाँ पर भी, बट पहले देख लेते हैं कि प्रॉफिट है कितना। खर्चे हमारे कितने हुआ 7650, इनकम कितनी है, इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पर देखो इनकम ज़्यादा नहीं है, इनकम तो कम है, खर्चे ज़्यादा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, यही समझना है आपने। हम यही गलती करते हैं, सीधा प्रॉफिट को डेबिट करते हैं, पहले देखना पड़ता है, हो सकता है कि नेट प्रॉफिट ना आ रहा हो, नेट लॉस आ रहा हो, नेट लॉस आ रहा हो, ये लॉस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 2300 तो हमारी इनकम थी, उसमें से 7650 घटाने हैं, यानी कि खर्चे ज़्यादा है, तो आप 7650 2300 घटा दो ना, कितना आ रहा है 5350, ये माइनस का आएगा यानी कि लॉस, तो 5350 को लॉस आया। अब भैया लॉस देखो, जब प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो डेबिट करते हैं, लेकिन जब लॉस ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, उल्टा हो जाएगा ट्रीटमेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हमारा डेबिट आता है, डेबिट साइड पर आता है, और डेबिट से मुझे अगर लॉस को हटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और इनकम प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर आता था, इसलिए उसको डेबिट कर रहे थे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो 5350 पे आएगा। अच्छा ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कोई भी खर्चा कोई भी इनकम होती है उसका इफेक्ट कहाँ लेते थे आप, अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने पढ़ी होगी, एक्सपेंसेस से क्या होता था, कैपिटल को अकाउंटिंग क्वेश्चन में कम कर करते थे ना, इनकम से क्या करते थे, कैपिटल बढ़ा देते थे, क्योंकि इनकम से कैपिटल इंक्रीज होती है। ऐसे ही आपने अब इस बार खर्चा सीधा कैपिटल से कम नहीं किया, ना ही इनकम कैपिटल को बढ़ाई, बट आपने नेट देखा, आपने कहा कि नेट मेरा लॉस हुआ है, तो लॉस क्या होता है, खर्चे एक्सपेंसेस और लॉसेस से मुझे आपको याद है कैपिटल ही कम करते थे, ऐसे ही नेट लॉस हुआ, आपने सीधा डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया, आपने सीधा देखा कि नेट मेरा लॉस हुआ है इनकम से खर्चे माइनस करने के बाद, तो लॉस मुझे बताओ कहाँ जाता है, कोई भी लॉस होता है वो कैपिटल से ही कम होता है ना, जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते हैं लॉस को कैपिटल से कम करते थे, तो ऐसे ही नेट लॉस को क्या करेंगे कैपिटल से ही कम करेंगे, तो यानी कि कैपिटल कम हो जाएगी। हमने इस बार डायरेक्ट नहीं किया कि खर्चे में से सीधा डायरेक्ट कैपिटल कम होगी, हमने लास्ट में जाके देखा कि नेट मेरा क्या हुआ, तो नेट लॉस हुआ।
अब सीधा कैपिटल को कम करेंगे। हम सीधा कैपिटल से इफेक्ट डालते हैं, हम आखिरी में जाके कैपिटल में इफेक्ट डालते हैं। तो नेट लॉस यानी कि मेरा लॉस हुआ, और लॉस से कैपिटल कम होती है, पैसा पड़ा हुआ बिजनेस से कम हो गया। और कैपिटल कम कैसे होती है? कैपिटल जब आती है बिजनेस में तो आप करते थे टू कैपिटल अकाउंट, यही करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल क्रेडिट होती है। कम करने के लिए क्या करूँगा? जब क्रेडिट होती है तो डेबिट करेंगे ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब कैपिटल आती है बिजनेस में तो आप क्रेडिट करते थे, कम करने के लिए डेबिट करेंगे, तो आपका कैपिटल से कम हो जाएगा लॉस। तो यहाँ लिखिए बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये चीज करनी है। तो देखो जो आपके बिजनेस में यानी कि जो कैपिटल पड़ी हुई थी, जो पीछे बता रहा था, ये 25,000 की, ये कम हो जाएगी अब 5350, यही करना था। बाकी इन सब का कुछ नहीं करना, डेटर, लायबिलिटी, एसेट का, इनके अकाउंट के बैलेंस वैसे के वैसे रहते हैं, इनका कुछ नहीं करना, ये आपका वैसे के वैसे रहेंगे, ये अगले साल आपका ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यही करना था क्वेश्चन, क्लोजिंग एंट्री। इसका टोटल कर लेते हैं अब यहाँ पर, इसका टोटल करें कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा 2,2,5,300, ठीक है, ये आ गया, ख़त्म क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया अच्छे से तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को फिर उन लोगों को शेयर करिए जिनको अच्छे समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।